हेलो दोस्तों, बेसिक्स डिफेंस में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी ज्योग्राफी की ये थर्ड लेक्चर है और हम ज्योग्राफी की जो फिजिकल फंडामेंटल ज्योग्राफी है एनसीईआरटी 11th क्लास की, उसे हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, लाइन बाय लाइन, चैप्टर वाइज चैप्टर एंड टॉपिक वाइज टॉपिक, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो भी डिफेंस एस्पिरेंट इसको करके नहीं जाता है, समझ लीजिए उसका ज्योग्राफी का पेपर हो ही नहीं सकता है सही। ठीक है, ये बहुत लिटरली बहुत सही बात है। ठीक है, क्योंकि लाइन डायरेक्टली उठ के आती है यहाँ से और हम आपको लाइन बाय लाइन चीजें समझा रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, और साथ में हम आपको जब पूरा एक, जैसे ये अर्थ है, जब ये अर्थ पूरा खत्म हो जाएगा तो इससे सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ और सीएससी और अदर्स यूपीएससी के जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सब का कंपाइलेशन देंगे इसी पे ही। मतलब हम ये तो कराएंगे ही, थ्योरी तो आपको बताएंगे ही, साथ में कंपाइलेशन भी देंगे क्वेश्चंस का। ठीक है, पीवाईक्यू वो भी, और साथ में अलग टेस्ट भी देंगे इनका। तो आपका ये कहाँ रह जाएगा, एनसीईआरटी आप हमसे कीजिए कवर। ठीक है, यहाँ एक्सप्लेनेशन देख के, और साथ में हम कुछ जो बड़े कॉन्सेप्ट होंगे उन पे जो क्वेश्चन आए उसको यहाँ पे डिस्कशन वीडियो भी लेकर आएंगे। जैसे हमारा यहाँ पे ये एक यूनिट है, फिर ये थर्ड यूनिट है, फिर ये फोर्थ यूनिट है, और फिर ये फिफ्थ यूनिट है। तो जैसे जैसे यूनिट होती जाएगी हम यूनिट वाइज आपको क्वेश्चन देते चले जाएंगे। ठीक है, और एक यूनिट खत्म होने में मेरा मानना है ऑलमोस्ट 5 से 6 वीडियो लगेंगी। ठीक है, 6 से 7 वीडियो लगेंगी। तो 7 वीडियो के बाद हमारा एक डिस्कशन वीडियो भी आएगा। ठीक है, इससे पहले जो लोग नए हैं, हम पॉलिटी खत्म करा चुके हैं, सीडीएस एंड सीएपीएफ एंड द एफकैट और एनडीए। जो भी लोग भी आप देख रहे हैं, आप जाकर के हमारी जीएस की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। सीडीएस वाले तो सीडीएस के लिए जीएस की प्लेलिस्ट बनी है, सीएपीएफ वाले तो सीएपीएफ वालों के लिए जीएस की प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, सेपरेट। साथ में हम इंग्लिश, मैथ और सब कुछ कवर करा रहे हैं। ठीक है, सीएपीएफ का पेपर 2 का भी हम मैनेज करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। रेडी। तो हमने अपनी पुरानी वीडियो में ये सेकंड चैप्टर में यहाँ से लेकर के ये हाइपोथेसिस थ्योरी और मॉडर्न थ्योरीज और ये स्टार फॉर्मेशन और प्लैनेट फॉर्मेशन, सोलार सिस्टम, मून, और ये आपका सब कुछ कर लिया था। यहाँ तक हमने खत्म कर लिया था। अब जो बारी है वो है इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। ठीक है, इसको करेंगे। फिर डेवलपमेंट ऑफ लिथोस्फेयर, फिर उसके बाद हम इस जियोलॉजिकल टाइम स्केल को देखेंगे, और फिर ओरिजिन ऑफ लाइफ की, अर्थ में लाइफ का कैसे ओरिजिन हुआ है। तो चैप्टर ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली, क्योंकि आपको अब ये जानने को मिलेगा कि हमारी जो आज अर्थ है इवोल्यूशन कैसे हुआ। मतलब कि वहां पे, यहाँ पे जो आज इतने अच्छे सारे पेड़ हैं, इतनी खूबसूरत पृथ्वी है, वो कैसे बनी। शुरुआत में वो वैसी नहीं थी, शुरुआत में बंजर थी, पानी भी नहीं था। ठीक है, तो इसके इवोल्यूशन को हम देखेंगे। ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, और बहुत आसानी से मैं समझा दूंगा आपको। साथ में जो ह्यूमंस हैं या एनिमल्स हैं, उनका एग्जिस्टेंस कब आया और कैसे आया, क्या प्रोसेस था। तो जब आप इन तक बने रहेंगे तो आपको ये प्रोसेस भी जानने को मिलेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए सभी के साथ, ताकि आपको थोड़ा हमें भी मोटिवेशन मिले। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, डू यू नो दैट द प्लैनेट अर्ली इनिशियली, अर्थ जो है इनिशियली वाज बैरन, मतलब बंजर था। इनिशियली में अर्थ जो थी वो प्लैनेट बंजर था, रॉकी था, बहुत सारी चट्टानें थी, और हॉट ऑब्जेक्ट था विथ अ थिन एटमॉस्फेयर ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एटमॉस्फेयर जो अर्थ का जो पहले प्राइमोर्डियल जो अर्थ थी, उसमें जो एटमॉस्फेयर था, प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर था, वो मोस्टली थिन था। और थिन वो इसीलिए था क्योंकि वो हाइड्रोजन और हीलियम से था, तो वो बहुत मोटा था, और हाइड्रोजन और हीलियम ही था शुरुआत में समय में। तो ये लाइन आपको याद रखनी है कि इनिशियल समय में जो एटमॉस्फेयर था अर्थ का, वो बहुत और थिन था, और उसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस थी। ठीक है, और बैरन था और रॉकी था, साथ में हॉट भी था। तो याद रखना है आपको। ठीक है, क्वेश्चंस की जो बात हो रही है, बहुत से लोगों ने क्वेश्चंस की बात कही है, और वी विल गिव आल्सो क्वेश्चन। मैंने पहले भी जैसे बताया कि जैसे ही अर्थ टॉपिक खत्म होगा, मैं आपको क्वेश्चंस का कंपाइलेशन दे दूंगा, और वो कंपाइलेशन क्वेश्चंस का बहुत सारा होगा। मतलब आप एक गो थ्रू में, क्योंकि अर्थ में आपको अर्थक्वेक भी देखने को मिलेगा,
वोल्केनोज देखने को मिलेंगे, इंटीरियर ऑफ द अर्थ देखने को मिलेगा। तो 4 से 5 टॉपिक हो जाएंगे और 4 से 5 टॉपिक में आपको 50 से 60 क्वेश्चन दे देंगे, यू कैन चेक इट। ठीक है, इस तरह से हम करेंगे। ठीक है, हम एक टॉपिक खत्म होने के बाद ऐसे नहीं देंगे। ठीक है, वैसे थोड़ा सा आपके लिए भी वैसा हो जाएगा। अभी वीडियो देखिए, वीडियो को कई बार देखने में अपनी ताकत लगाइए। ठीक है, अटेंशन लगाइए। जब वीडियो कई बार आप देख लीजिए, फिर हम जब एक यूनिट खत्म होगी तो आपको टेस्ट भी दे देंगे। ठीक है, क्वेश्चन भी लेके आएंगे, इसी वीडियो में ही लेकर आएंगे हम। ठीक है, उनको करवाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। दिस इज द फार फ्रॉम द प्रेजेंट डे पिक्चर ऑफ द अर्थ। बिल्कुल, ये आज की जो प्रेजेंट डे में जो पिक्चर है अर्थ की, वो उससे बिल्कुल अलग है। आज इतनी खूबसूरत है और हर जगह पानी है और सारी चीजें हैं, लेकिन ब्यूटीफुल मतलब काफी खूबसूरत पृथ्वी है आज के समय में। ठीक है, खैर वो बात दूसरी है कि आज हम सब इसे कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं बेकार करने में। ठीक है, हम सब मतलब पूरी ह्यूमैनिटी, ठीक है, इसको पल्यूट करने में और अदर थिंग में। ठीक है, तो ये जो ब्यूटीफुल अर्थ आज है वो पहले नहीं थी। hence there must have been some events के प्रोसेस हुए होंगे। तो वही कह रहा है कि hence there must be some कुछ प्रोसेस हुए होंगे which may be caused this change from rocky, जिसने क्या किया, जिसने चेंज किया रॉकी बैरन और हॉट अर्थ से ब्यूटीफुल प्लैनेट बना दिया विथ एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर एंड द कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर, जो फेवर करता है एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, जो एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ को फेवर करता है। तो रॉकी और बैरन हॉट अर्थ से हम कैसे आज ब्यूटीफुल अर्थ को पाए हैं। एटमॉस्फेयर हमारा अच्छा है और कंडीसिव एटमॉस्फेयर है जिसमें ऑक्सीजन है। ठीक है, नाइट्रोजन है जो ह्यूमन बीइंग के लिए जरूरी है। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ यहाँ दिखता है, वाटर दिखता है। तो वो कैसे हुआ, जो अर्थ पहले बैरन थी, हॉट थी, रॉकी थी, तो उनको आज हम समझेंगे कि कैसे हुआ है, वो कैसे हुआ। इन द फॉलोइंग सेक्शन यू विल लर्न, देखिए वही बात कर रहा है, यू विल फाइंड द हाउ out how the period between the 4.6 million years the present led to the evolution of the life on the surface of the planet। मतलब इसने कैसे सरफेस पे लाइफ लाने का इवोल्यूशन किया है, मतलब इतने साल लगे हैं और के कैसे हुआ है उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। ठीक है, ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, मेनली ये ऊपर वाली लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड प्रोसेस विच में कॉज द चेंजेस, बस इतनी लाइन इंपॉर्टेंट है। आपको इतनी लाइन लिखनी है कि हाँ हमारा एटमॉस्फेयर कैसा था, हाइड्रोजन और हीलियम उसमें ज्यादा था। ठीक है, प्रेजेंट डे में। ठीक है, बाकी ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है उसके नीचे की। ठीक है, वो तो प्रोसेस आपके दिमाग में रहेगा ही रहेगा जब आप उसको कई बार रीड कर लोगे। The earth has a layered structure from the outermost end of the atmosphere to the center of the earth। बिल्कुल, हमारी ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर भी तो एक लेयर है एटमॉस्फेयर की। ठीक है, और सबसे नीचे लेयर है कोर की। जब अर्थ के आप अंदर जाओगे तो वही बात कह रहा है कि अर्थ हैज ए लेयर्ड स्ट्रक्चर, अर्थ के पास लेयर्ड स्ट्रक्चर है फ्रॉम आउटर मोस्ट एंड ऑफ द एटमॉस्फेयर टू द सेंटर ऑफ द कोर, सेंटर ऑफ द अर्थ। द मटेरियल दैट एग्जिस्ट इज नॉट यूनिफॉर्म। बिल्कुल, जो भी मटेरियल है चाहे वो एटमॉस्फेयर में हो चाहे अर्थ की, जब हम आप ये अर्थ को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये जो कोर है, फिर मेटल है, फिर क्रस्ट है, तो ये जो अर्थ के इंटीरियर में भी जो एक स्ट्रक्चर दिखता है ना, लेयर दिखती है ना, एटमॉस्फेयर में तो दिखती दिखती है, जिसमें होता है आपको ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, तो ये लेयर तो एटमॉस्फेयर में आपको दिखेगी दिखेगी, साथ में अर्थ में भी तो अंदर की तरफ होगी ना। तो इनमें क्या है, इनमें मटेरियल फॉर्मली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, यूनिफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इन मतलब कि एक समान नहीं है, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम है। ठीक है, तो ये चीज है एटमॉस्फेयर, इस लाइन में यही बोला गया और ये लाइन भी लिखनी नहीं है। द एटमॉस्फेरिक मैटर हैज द लीस्ट डेंसिटी। एटमॉस्फेरिक, ये लाइन आपको याद रखना है कि एटमॉस्फेरिक मैटर की डेंसिटी बहुत लीस्ट थी। From the surface to the deeper depth, the Earth interior has a different zone, and each of these contain the material with the different characteristics। ठीक है, ये लाइन भी इतनी याद नहीं रखनी है, ये लाइन आपको याद रखनी है। ठीक है ना, ये लाइन आपको याद रखनी है, मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको सहूलियत हो, और अब मैं ये हमेशा करूंगा। इनिशियली द प्लैनेट अर्थ इनिशियली वाज द बैरन रॉकी हॉट ऑब्जेक्ट विथ हिन एटमॉस्फेयर कंटेनिंग मोस्टली क्या, हीलियम एंड हाइड्रोजन। और बाद में ये जो आपको मैं बता दूं, बाद में मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो हीलियम और हाइड्रोजन है ये एटमॉस्फेयर बाद में खत्म हो जाता है, मतलब ये गैसें चली जाती है। कैसे जाती है, सोलार जो
विंड्स हैं वो सोलार विंड्स इन्हें बहा के ले जाएगी। ठीक है, अभी हम ये देखेंगे कि हमारे ये एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर में कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पे आएगा ड्यूरिंग द अर्ली समय में, अर्ली एटमॉस्फेयर मतलब अर्ली एटमॉस्फेयर तो यही था ना हमारा जो काफी थिन था, हाइड्रोजन हीलियम ज्यादा था। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा है कि अर्ली एटमॉस्फेयर विथ हाइड्रोजन एंड हीलियम इज सपोज टू हैव बीन स्ट्रिप्ड ऑफ, मतलब इन्हें बिलो ऑफ कर दिया गया, इसके थ्रू एज अ रिजल्ट ऑफ सोलार विंड। सोलार विंड क्या कर रही, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि बहा करके ले गई थी इन विंड को, क्योंकि क्योंकि क्यों लेके गई, क्योंकि अर्थ का, क्योंकि सोलार विंड काफी वैसी है, मतलब बहुत तेज बहती है, तो अपने साथ ये हल्की गैसों को अपने साथ, अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो हल्की हल्की गैसें थी इनको भी बहा करके ले गई। तो अब ये गैसेस कम हो गई, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज्यादा नहीं है, ठीक है, तो वो इनको रोक भी नहीं पाई इन हल्की गैसों को कि ना ले जा पाए। तो एटमॉस्फेयर से ये गैसेस बाद में खत्म हो गए। दिस हैपेंड नॉट ओनली इन द केस ऑफ द अर्थ, याद रखिएगा, इट ऑल्सो हैपेंड द अदर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, मतलब मरकरी और मरकरी, मार्स, वेनस और अर्थ, इन चारों में भी हुआ है, क्योंकि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स पता है एस्ट्रॉइड बेल्ट के जो इनर में है वो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहलाते हैं, व्हिच इज सपोज टू होस्ट हैव लॉस्ट देयर प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर थ्रू द इम्पैक्ट ऑफ सोलर रेडिएशन। तो ये चीज याद रखना, स्टेटमेंट में पूछ सकते हैं कि द प्राइमोर्डियल the terrestrial planets lost their primordial atmosphere through the impact of the solar wind, exactly। और ये भी पूछ सकते हैं कि प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर जो प्लैनेट का था, या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट का था या फिर अर्थ का था, वो कौन सी गैसेस उसमें ज्यादा थी। तो याद रखना वो थिन था, और उनमें क्या था, उनमें मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम ज्यादा थी। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्वेश्चन घुमा घुमा के याद रखना है कि कैसे हो सकता है। ठीक है, मैं सब चीजें बताऊंगा कैसे क्या क्या इसमें याद रखना है, बाकी जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वही आपको लिखना है, बाकी और कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट ऑफ द लिथोस्फीयर। अब बात ये आ रही है कि लिथोस्फीयर का डेवलपमेंट क्या होता है। पहले मैं बता दूं आपको लिथोस्फीयर होता क्या है। ठीक है, कि देखिए दरअसल बात ये ना, ये एनसीईआरटी 11th क्लास की है, और यहाँ पे आपको डायरेक्ट चीजें आएंगी, डायरेक्ट चीजें आएंगी। अब यहाँ डायरेक्ट इसने लिथोस्फीयर की बात कर दी विदाउट इंट्रोड्यूसिंग यू अबाउट द लिथोस्फीयर। ठीक है, कि क्या लिथोस्फीयर है, तो आई विल इंट्रोड्यूस यू कि लिथोस्फीयर है क्या। ठीक है, देखो होता क्या है कि आप जब देखोगे तो हमारी जो अर्थ है, जैसे मैंने बताया कि वो अंदर से कई लेयर में है। ठीक है, कई लेयर में है वो, और अर्थ का जो स्ट्रक्चर है वो कई लेयर में है। तो यहाँ बताते हैं, हाँ यहाँ स्पेस है, देखो अर्थ है, ठीक, अर्थ का जो स्ट्रक्चर है वो 3 लेयर्ड में है। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन सी वो लेयर है। ये मान लीजिए अर्थ है, ठीक है, ऐसा होता है, ये इनर कोर है, ये आउटर कोर है, ये इनर मेटल है, ये आउटर मेटल है, और ये थोड़ी सी हमारी क्रस्ट है। ठीक है, आप इसे मान लीजिए ये पूरा अर्थ चल रही है, ये पूरा अर्थ शेप है, और अर्थ के हम यहाँ कोर तक ही आ गए हैं। थोड़ी सी ड्राइंग मेरी लग रहा है खराब हो रही है, काफी दिन से प्रैक्टिस नहीं की करी है मैंने। हाँ अभी ये मान लीजिए, ठीक है, हम यहाँ अर्थ के एकदम कोर तक आ गए हैं, ये अर्थ का क्रस्ट है ऊपर, ठीक, ये मान लीजिए। तो ये जो क्रस्ट है ना, क्रस्ट, तो अर्थ के 3 स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं, पहला क्रस्ट है, ठीक, दूसरा मेंटल है, ठीक, तीसरा क्या है, आपका कोर है। ठीक, तो कोर तो ये दोनों हो गए, एक ये आउटर कोर हो गया, ये इनर कोर हो गया, ठीक, ये मेंटल है, तो ये हो गया आउटर मेंटल, ये हो गया इनर मेटल। आगे जब हम अभी आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें इन डिटेल बताएंगे। अभी एक चीज आ गई तो मैं आपको बस इंट्रोड्यूस करा दे रहा हूँ कि ये क्या है, जो लोग बिल्कुल मतलब बेसिक से हमसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ये आपको 7th क्लास के एनसीईआरटी में मिल जाएगा आराम से। ठीक है, और फिर ये सबसे ऊपर जो होता है ना वो क्रस्ट होता है। ठीक है, ये क्रस्ट होता है, बाकी डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। तो जो लिथोस्फेयर होता है ना, लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर जो होता है वो क्रस्ट और अपर मेटल होता है। ये अपर मेटल है ना, ये आउटर मेटल कह लो। तो जो लिथोस्फेयर है
ये पार्ट, ये यहां तक का पार्ट क्या कहलाता है? लिथोस्फेयर। क्रस्ट, ऊपर की, ठीक, और अपर मेंटल, ये क्या है? ये आपको क्या मिलाएगा? ये क्या कहलाएगा? ये लिथोस्फेयर कहलाएगा, अपर मेटल। क्रस्ट से लेकर अपर मेटल तक का पार्ट क्या कहलाता है? लिथोस्फेयर कहलाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और यहीं पे ही एक आपको, ये तो यहाँ हो गया, अब यहीं पे आपको एस्थेनोस्फेयर भी दिखेगा। एस्थेनोस्फेयर आपको, ये जो लिथोस्फेयर है इसके ऊपरी, इसके नीचे रहता है, ठीक है, इसके नीचे रहता है। आगे हम डिटेल में वीडियो देखेंगे, तो बस खाली अभी इतना, क्रस्ट और अपर मेटल मिल करके लिथोस्फेयर बनाता है, 3 लेयर होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कलर चेंज करते हैं। नहीं नहीं नहीं, पीला नहीं, पीला क्योंकि हाईलाइट कर रहा है। अब द लिथोस्फेयर, तो वही जो मैंने बताया ना, ये लिथोस्फेयर, ये अर्थ का जो ये लिथोस्फेयर है, क्रस्ट और अपर मेटल, इसके डेवलपमेंट की बात होगी। कैसे हुआ? द अर्ली वाज द मोस्टली इन अ वोलेटाइल स्टेट। अर्थ जो है अपने, द अर्थ वाज द मोस्टली इन अ वोलेटाइल स्टेट में थी ड्यूरिंग द प्राइमोर्डियल स्टेज। ये जो प्राइमोर्डियल है ना, प्राइमोर्डियल मतलब होता है बहुत पुराने समय में, मतलब शुरुआत के समय में, शुरुआत के समय में, इस प्राइमोर्डियल का मतलब ये है शुरुआत के समय में, तो शुरुआत के समय या शुरुआत के स्टेज में। तो अर्थ क्या थी? काफी वोलेटाइल थी। अब वोलेटाइल इन सेंस मतलब वही बैरन है, रॉकी है, और कुछ भी हो जा रहा है अर्थ में, क्योंकि कोई स्टेबिलिटी है नहीं, ठीक है, और नहीं थी। ड्यू टू द ग्रेजुअल इंक्रीज इन द डेंसिटी, टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ इंक्रीज। अर्थ में अचानक से क्या हुआ? वोलेटाइल था, तो धीरे धीरे क्या होने लगी? डेंसिटी इंक्रीज होने लगी। ठीक, और जब हमें पता है किसी चीज की डेंसिटी इंक्रीज होती है, तो होता क्या है कि उसमें टेम्परेचर भी इंक्रीज होने लगता है। ठीक है, तो यही हुआ अर्थ में। अचानक से क्या हुआ? धीरे धीरे अर्थ में क्या हुआ? इंटेंसिटी, डेंसिटी इंक्रीज होने लगी। ठीक है, यहाँ ये नोट्स नहीं करना है आपको, जहां नोट्स करना है मैं आपको बता दूंगा, वहां आपको नोट करना है। ठीक है, एज अ रिजल्ट द मटेरियल इनसाइड स्टार्टेड गेटिंग द सेपरेटेड डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटी। मतलब धीरे धीरे क्या हुआ? जब अर्थ में टेम्परेचर इनसाइड बढ़ने लगा ड्यू टू इंक्रीजिंग डेंसिटी, तो इससे क्या हुआ? जो अंदर मटेरियल थे अर्थ के अंदर, ये यहाँ पे, यहाँ जो मटेरियल थे, इनको आगे हम बाद में देखेंगे, ठीक है, डिटेल में, क्योंकि इस पे सेपरेट क्लास होगी। ठीक है, तो जो मटेरियल थे वो क्या होने लगे? वो सेपरेटेड होने लगे, गेटिंग स्टार्ट सेपरेटिंग डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटी। अब होता क्या है? ठीक है, जो कम डेंसिटी के होंगे, जो डेंसिटी जिनकी लो होगी, वो क्या होंगे? वो ऊपर आ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे क्रस्ट पे। और जिनकी डेंसिटी हाई होगी, हाई होगी, वो क्या होंगे? वो और नीचे चले जाएंगे, क्योंकि वो भारी हैं। तो भारी चीज तो नीचे चली जाती है ना। अगर आप पानी में किसी भारी चीज डालोगे तो वो एकदम नीचे सिंक कर जाएगी, हल्की चीज डालोगे तो तैर के ऊपर आ जाएगी। तो यही चीज तो यहाँ पे भी हुई ना भाई मेरे, समझ रहे हो दोस्तों? तो क्या हुआ? जब अर्थ में टेम्परेचर, डेंसिटी बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ा, तो मटेरियल जो इनसाइड था वो क्या होने लगा? वो स्टार्ट गेटिंग सेपरेटेड, वो सेपरेट होने लगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा तो कुछ मोल्टेन हो जाएगा, पिघलेगा, और कुछ चीजें अलग हो जाएंगी। एंड दिस अलो द हैवियर मटेरियल्स, मैंने बोला ना हैवी मटेरियल जो थे, लाइक आयरन, सिंक टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो आयरन जो होने लगा था वो कहाँ जाने लगा? वो सेंटर में जाने लगा, अर्थ के कोर्स में। और ये जब आयरन यहाँ आने लगा ना, तो इसी वजह से अर्थ की जो मैग्नेटिक पावर है वो होने लगी। जो अर्थ में जो ग्रेविटी देख रहे हो ना, वो इस आयरन के इधर अंदर होने की वजह से ही है। अभी हम आगे बहुत कुछ पढ़ेंगे इस पे, ठीक है, बने रहेंगे तो आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा। द लाइटर वन इज टू मूव टुवर्ड्स द सरफेस। जो हल्का था वो सरफेस पे आ गया, ठीक, और जो भारी था मैंने बताया वो ऊपर आ गया। भारी था वो नीचे सिंक कर गया कोर पे। विद द पैसेज, तो हल्का वाला कहाँ? ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे क्रस्ट पे आ जाएगा, अपर मेटल पे आ जाएगा। ठीक है, द इट कूलर फर्दर एंड सॉलिडिफाइड एंड द कंडेंस इन द स्मॉलर साइज। बिल्कुल, जब धीरे धीरे टाइम पास हुआ, पैसेज ऑफ द टाइम, इट कूल्ड फर्दर, ये कूल होने लगे, ये कूल्ड होने लगे, ठंडे हुए। और जब हमें पता ठंडे होता है तो कोई सॉलिडिफाइड भी हो जाता है, जो सॉलिडिफाइड हो गए फिर स्मॉल साइज में आ गए। द लेटर लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द आउटर सरफेस इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट। बाद में क्या हुआ? इससे डेवलपमेंट हुआ आउटर सरफेस इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट।
ड्यूरिंग द फॉर्मेशन इससे आउटर सरफेस क्रस्ट डेवलप हुई। तो बताया ना कि ये क्रस्ट कैसे डेवलप हुई, हल्के जो मटेरियल थे उनकी डेंसिटी हल्की थी तो वो ऊपर आ गए, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, वो कूल हो गए, कूल हो गए तो सॉलिडिफाई हो गए, सॉलिडिफाई हो गए तो फिर क्या हो गया, वो एक क्रस्ट बन गए। ठीक है, सॉलिड होने पर। तो क्रस्ट हमारी ऐसे बनी है, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ लिथोस्फेयर और अपर मेटल इनकी बात चल रही है। ठीक है, और फिर एक चीज और भी हुई ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मून, मून के फॉर्मेशन के समय में क्या हुआ, जो जायंट इम्पैक्ट था, क्योंकि हमारे अर्थ पे कुछ ना कुछ जब मून डेवलप हुआ, कुछ ना कुछ इतनी बड़ी टेरेस्ट्रियल बॉडी, सेलेस्टियल बॉडी अगर डेवलप हुई है, उसका फॉर्मेशन हुआ है, तो अर्थ पे कुछ ना कुछ इम्पैक्ट हुआ होगा, और वो इम्पैक्ट बड़ा था। तो उससे भी क्या हुआ, अर्थ फिर से हीट हो गई, आगे हीट हुई। इट थ्रू द प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन दैट अर्थ फॉर्मिंग द मटेरियल गॉट सेपरेटेड इनटू द डिफरेंट लेयर्स। फिर से जब अर्थ गर्म हुई, यहाँ पे क्या हो रहा था, डेंसिटी बढ़ी थी, टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा तो मटेरियल जो था वो पिघला, जो हल्का था वो नीचे चला गया, जो हल्का था वो ऊपर आ गया क्रस्ट की तरफ, जो भारी था वो नीचे चला गया। आगे जब जायंट इम्पैक्ट हुआ मून बनने पर, तो भी अर्थ क्या हुई, आगे और गर्म हुई, और गर्म हुई तो फिर से डिफरेंशिएशन का प्रोसेस हुआ, और मटेरियल जो और हल्के थे वो और ऊपर आ गए, जो भारी थे वो नीचे चले गए। And starting from the surface to the center parts, we have a layer like a crust, metal, and outer core and inner core. जैसे मैंने बताया ना अभी, ये सब चीजें डिटेल में आगे देखेंगे। तो ये होने लगा था, फ्रॉम द क्रस्ट टू द कोर द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इंक्रीज। तो क्रस्ट से कोर तक डेंसिटी मटेरियल की इंक्रीज होने लगती है। इस बात को याद रखिएगा, ये चीज यहाँ नोट कर लीजिए कि एक चीज ये भी याद रख लीजिए, ये नोट डाउन कर लीजिए कि डेंसिटी स्लो द हाइपर, ठीक है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द मून द, हाँ ये भी याद रख लीजिए कि जब मून का फॉर्मेशन हो रहा था तो एक जाइंट इम्पैक्ट अर्थ पे पड़ा था, और अर्थ वाज फर्दर लोकेटेड अप, हीटेड अप, और फिर से रोटेट हुआ, और इसके थ्रू क्या हुआ कि डिफरेंशिएशन का प्रोसेस आगे और हुआ, और मटेरियल सेपरेट हो गए। ठीक है, ये याद रखिएगा, और साथ में ये लिख लीजिएगा कि इससे क्या हुआ, हमारी लेयर्स बन गई, कैसे, क्रस्ट, मेटल, आउटर कोर, इनर कोर, एंड फ्रॉम द क्रस्ट टू द कोर द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इंक्रीज। ठीक है, चाहिए तो इसको लिख लीजिएगा, अदरवाइज आगे की लेसन में तो हम ये बात करेंगे कि डेंसिटी कैसे इंक्रीज होती है। ठीक है, कोर से, क्रस्ट से कोर की तरफ जब आप जाएंगे तो डेंसिटी आपको बढ़ती हुई दिखेगी। ठीक है, तो ये चाहे तो पॉइंट अभी नोट डाउन कर लीजिए, या बाद में जब सेकंड चैप्टर हम शुरू करेंगे तब उसमें भी ये होगा। वी शैल डिस्कस इन दीज पर्सन इन द नेक्स्ट चैप्टर। देखिए वही बात यहाँ पे कह दे रहा है। ठीक है, तो ये आपको नोट डाउन नहीं करना है। ठीक है, हम आगे देख लेंगे। तो यहाँ पे मात्र ज्यादा नोट डाउन नहीं करना है, ये चीज नोट डाउन करना है, ये करना है, ये करना है, ये भी नहीं करना है। ठीक है, चाहिए तो ये अर्थ के, ये मून के इम्पैक्ट वाली चीजें कर लीजिए, और थोड़ा सा ये प्रोसेस अपने दिमाग में रखिएगा कि कैसे यहाँ पे चीजें होती हैं। ठीक है, डेंसिटी डेंसिटी का। ठीक, अब ये तो हमने पढ़ लिया था प्रेजेंट। अब इवोल्यूशन ऑफ द एटमॉस्फेयर की बात करेंगे कि अर्थ का एटमॉस्फेयर का इवोल्यूशन कैसा हुआ। द प्रेजेंट कंपोजिशन ऑफ अर्थ के एटमॉस्फेयर इज चीफली कंट्रीब्यूटेड बाय द नाइट्रोजन एंड द ऑक्सीजन। हमें पता है कि भाई जो 100% जो एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं उसमें 21% के ऑलमोस्ट हमारी ऑक्सीजन है, और 72% के आसपास हमारी क्या है, नाइट्रोजन है। ठीक है, तो ये इनका वेटेज बहुत ज्यादा है, और जो आज के समय में है वही चीज कह रहा है कि प्रेजेंट कंपोजिशन है मेनली इन्हीं गैसेस के थ्रू ज्यादा है। यू विल बी डीलिंग विद द कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर इन द चैप्टर 8। बिल्कुल, जब हम उसमें पढ़ेंगे तब इनके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे, यहाँ इनको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये चैप्टर थोड़ा सा इंट्रोड्यूसिंग है, मतलब इंट्रोड्यूस कर रहा है चीजों को आपको। देयर आर द 3 स्टेजेस इवोल्यूशन ऑफ द प्रेजेंट एटमॉस्फेयर। प्रेजेंट के एटमॉस्फेयर में के इवोल्यूशन के लिए 3 स्टेजेस हैं। ठीक है, बने हुए हैं। ठीक है, 3 स्टेज से प्रेजेंट का जो एटमॉस्फेयर है, जहां पे ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आज ज्यादा मात्रा में है, और एटमॉस्फेयर हमारा इतना थिन नहीं है, वो कैसे हुआ, वो डेवलप हुआ है 3 स्टेजेस में। तो वो 3 स्टेज क्या है, तो पहली स्टेज जो है इज द मार्क्ड बाय द लॉस ऑफ द प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर। अब प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर मुझे कोई बताया उसमें कौन सी गैसेस ज्यादा थी, एग्जैक्टली यू आर राइट, कि हाइड्रोजन प्लस हीलियम, ये गैसेस ज्यादा थी। एंड इन द सेकंड स्टेज में क्या हुआ, द हॉट इंटीरियर ऑफ द अर्थ कंट्रीब्यूटेड द इवोल्यूशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। हॉट इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अर्थ का जो हॉट इंटीरियर था उसने क्या किया, कंट्रीब्यूट किया था इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर। तो मैंने यहाँ बताया ना, इंटीरियर भी हॉट हो गया था। ठीक है, तो उसकी वजह से भी
एटमॉस्फेयर बना। ये सभी अब फाइनली क्या है, ये तीनों स्टेजेस को अभी बाद में जो ये आप पैरा देख रहे हैं, इन पैरा में ये लोग डिस्कस करेंगे, तो आगे हम भी डिस्कस करेंगे। तो थर्ड स्टेज, फाइनली थर्ड स्टेज क्या थी, कंपोजिशन एटमॉस्फेयर मॉडिफाइड बाय द लिविंग वर्ल्ड थ्रू द फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस का भी पार्ट था आज के एटमॉस्फेयर को बनने में, ये याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछा सकता है कि द कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर modified by the living through the process of the photosynthesis। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या क्या फोटोसिंथेसिस ने आज के जो एटमॉस्फेयर है उस प्रेजेंट एटमॉस्फेयर को बनाने में कोई रोल अदा अदा किया है। तो हाँ बिल्कुल किया है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। और ठीक है, और ये भी पूछ सकता है कि जो हॉट इंटीरियर जो अर्थ था हमारा, उसने कंट्रीब्यूट किया है एटमॉस्फेयर के डेवलपमेंट में। तो आपको याद रखना है, बिल्कुल किया है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब एक एक स्टेज को बताएगा। तो अर्ली स्टेज में मैंने बता दिया है कि अर्ली स्टेज में क्या था। फर्स्ट स्टेज में प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर था जिसका लॉस हो गया, और वो लॉस कैसे हुआ, वो लॉस ऐसे हुआ कि जो प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन हीलियम ज्यादा थी, तो उनको सोलर गैस, सोलर विंड ले गई, ठीक, जब ले गई तो फिर उससे वो लॉस हो गया। अब सेकंड स्टेज में क्या था कि अर्थ कूल कर रही थी, अर्थ गर्म थी, फिर वो कूल करने लगी, तो गैसेस और जो वाटर वेपर था रिलीज फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द सॉलिड सरफेस। देखो अर्थ का जो इंटीरियर था, जैसे मैंने बोला, ये देखिए यहाँ लिखा भी है सेकंड स्टेज में। सेकंड स्टेज में क्या लिखा है, मैं थोड़ा मिटा दूं तो और अच्छा दिखेगा, सॉरी। देखिए क्या लिखा है, हाँ ये अलग। फर्स्ट स्टेज तो हमने देख लिया कि लॉस प्राइमोर्डियल हो जाता है, प्राइमोर्डियल ट्रांसफर हो जाता है। सेकंड स्टेज में क्या है, हॉट इंटीरियर अर्थ का। तो हाँ, अर्थ का जो इंटीरियर था वो हॉट था, तो कोर जो था मेटल था ये हॉट था काफी, ठीक। जब ये हॉट था तो हो क्या रहा था, बाहर एटमॉस्फेयर कूल होने लगा था अर्थ का, मतलब एटमॉस्फेयर तो कूल धीरे धीरे होने लगा था, लेकिन अर्थ जो इंटीरियर थी वो हॉट थी, ठीक। तो जब क्या हुआ, हम सभी जानते हैं, इससे क्या होने लगा, वाटर वेपर रिलीज होने लगा और गैसेस रिलीज होने लगी। अब ठीक है, अब वो कैसे हुई, आप अगर एक एक्सपेरिमेंट में बताता हूँ। आप एक ग्लास लीजिए, ठंडा पानी उसमें रहेगा, और उसको जब गर्मी के समय में आप ठंडे पानी के ग्लास को जब बाहर रख देते हो, तो आप देखते हो कि ठंडा पानी है, ठीक है, और जब वो बाहर से हीट पाता है तो उसमें से ग्लास के बाहर वाटर वेपर आपको दिखने लगता है, जो गैस उसमें होती है वो भी बाहर निकलने लगती है भाप के थ्रू। ये सब चीजें आप देखोगे, ठीक है। ठंडी चीज जब होती है, जब बाहर निकालोगे तो वो भाप निकलता है, तो ये सब चीजें होती है। तो ये क्यों हो रही है, तो ये यही हो रहा है, ऐसे ही अर्थ में होता। अर्थ बाहर से तो हॉट था, अंदर से हॉट था, सॉरी, और बाहर कूल था। जब हो क्या रहा था, जब ये कूलिंग अंदर की तरफ जा रही थी, तो बाहर से अंदर से क्या हो रही थी, अर्थ से वाटर वेपर निकल रहे थे। जब अंदर से ये कूलिंग बाहर आ रही थी, कि हॉटनेस बाहर की तरफ आ रही थी, तो ये वाटर वेपर डेवलप हो रहे थे, यही वाटर वेपर, सेम यही चीज हो रही थी। और क्या हो रही थी, कुछ गैसेस भी बाहर आ रही थी। तो जब जब गैसेस बाहर आ रही थी, तो इनमें ऑक्सीजन भी थी, इनमें कार्बन डाइऑक्साइड भी थी, इनमें नाइट्रोजन भी थी, क्योंकि अंदर बहुत ज्यादा रिएक्शंस हो रहे थे, बहुत ज्यादा गैसेस अंदर बन गई थी। तो वो गैस अब बाहर निकलने लगी थी, क्यों, क्योंकि बाहर कूल हो गया, अंदर हॉट है, तो भाई अब चीजें बाहर तो निकलेंगी निकलेंगी ड्यू टू दिस प्रोसेस। तो अर्ली एटमॉस्फेयर लार्जली कंटेन द वाटर वेपर, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया एंड द लाइन एंड द लिटिल फ्री ऑफ द ऑक्सीजन। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। तो अर्ली एटमॉस्फेयर में क्या था, लार्जली कंटेन द वाटर वेपर। लोग वाटर वेपर को क्वेश्चन में सोचेंगे ही नहीं, वाटर वेपर आपको याद रखना है कि वाटर वेपर भी था, नाइट्रोजन भी था, कार्बन डाइऑक्साइड भी थी, मीथेन भी थी, अमोनिया भी था, और वेरी लिटिल ऑफ फ्री ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बहुत छोटी थी, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। द प्रोसेस थ्रू विच द गैसेस वर आउटपोर्ड, मतलब बाहर आई फ्रॉम द इंटीरियर कॉल्ड द डीगैसिंग। डीगैसिंग, इस प्रोसेस को भी याद रखिएगा कि प्रोसेस का नाम क्या है। तो दिस प्रोसेस इज डीगैसिंग, मतलब बाहर से अंदर से बाहर की तरफ आया, डीगैसिंग, इसको याद रखिएगा, ठीक है। मैं जो बताता जा रहा हूँ उसी को नोट करते जाइएगा कंटिन्यूअस। और एक चीज ये भी याद रखिएगा, ऐसे ही नोट मत कीजिएगा, इस लेक्चर को पहले एक बार ध्यान से एनसीईआरटी आगे रख के रीड कीजिएगा, फिर दोबारा लेक्चर सुनिएगा, और फिर अपने आप एनसीईआरटी दोबारा पढ़िएगा, जो जो चीजें मैंने हाईलाइट की हैं उन चीजों को दोबारा देखिएगा। इस तरह से करेंगे, इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे, थोड़ा सा हार्ड वर्क लगेगा, लेकिन जो होगा वो बहुत इफेक्टिव होगा, ठीक है। चीजें ओवरनाइट नहीं होती हैं, चीजें एक प्रोसेस को अच्छे से फॉलो करने पर होती हैं, और यू हैव टू फॉलो दैट प्रोसेस इफ यू वांट अ रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट, ओके।
द कंटिन्यूअस द वोल्केनिक इरप्शन कंट्रीब्यूटेड वाटर वेपर एंड द गैसेस। ठीक है, तो कंटिन्यूअस अब ये तो हो ही रहा है, वोल्केनिक इरप्शन भी तो हो रहा था ना अर्थ से बाहर, वोल्केनिक इरप्शन भी तो कुछ ना कुछ वाटर वेपर और गैसेस को बाहर निकालेगा ना, तो वही हुआ टू द एटमॉस्फेयर। तो भाई अल्टीमेटली एटमॉस्फेयर से आपको ये याद रखना है, जो प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर था उसमें से सोलार विंड्स ने क्या किया, हाइड्रोजन और हीलियम जो थिन गैसेस थी, हल्की गैसेस थी, उनको ले गया। जैसे एटमॉस्फेयर हमारा थिन था, जब उनको उड़ा ले गया तो फिर हमारे एटमॉस्फेयर में जो ये नाइट्रोजन आज के समय में और ऑक्सीजन और अमोनिया मीथेन ये है, तो ये कैसे आ गई, तो ये ऐसे ही आई इंटीरियर ऑफ द अर्थ से। जब बाहर अर्थ कूल हो गया एटमॉस्फेयर भारत का, अंदर अर्थ का एटमॉस्फेयर जो इंटीरियर जो था वो हॉट था, तो उससे बाहर अंदर से गैसेस बाहर निकलने लगी तो वो बाहर आकर के एटमॉस्फेयर में वो गैसेस एग्जिस्ट करने लगे। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डीगैसिंग कहते हैं। ठीक है, फिर दूसरा तरीका क्या था, दूसरा वोल्केनिक इरप्शन था, जिससे बहुत सारी गैसेस बाहर निकली एटमॉस्फेयर में आ गई। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में ऐसे ही गैसेस आ गई। एज द अर्थ कूल्ड अगेन, अर्थ कूल्ड होती चली गई, वाटर वेपर रिलीज हो गया, स्टार्टिंग गेटिंग कंडेंस। जैसे जैसे अर्थ इस हॉट कूल होती गई, तो जो वाटर वेपर बाहर आ रहे थे वो उनका कंडेंसेशन होने लगा। तो हमें पता है कि अगर वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में आसमान में है, तो कंडेंसेशन जब उसका हो जाएगा तो वो रेनफॉल कर देगा। कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर गॉट डिसॉल्व्ड इन द रेनफॉल। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत ज्यादा मात्रा में थी। ठीक है, अब वो क्या हुई, जब ये रेनफॉल होने लगी, खूब ज्यादा रेनफॉल होने लगी, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो उस रेनफॉल के वाटर में डिसॉल्व होने लगी। अब जब रेनफॉल बरस रही है तो अपने साथ जो गैसेस हैं उनको भी डिसॉल्व करके नीचे ले आएगी। तो इससे क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होने लगी एंड द टेम्परेचर फर्दर डिक्रीज कॉजिंग मोर कंडेंसेशन एंड मोर रेन। तो जो ये कार्बन डाइऑक्साइड ही क्योंकि ज्यादा हॉट कंडीशन बना के रखता है, मतलब ये सोलार विंड को और जो हीट होती है उनको एब्जॉर्ब करके रखता है। ठीक है, इसकी वजह से हमारा एटमॉस्फेयर और हॉट हो जाता है। तो जब जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस रेन वाटर के थ्रू डिसॉल्व होकर के नीचे आ जाती हैं, उनका एटमॉस्फेयर में उनकी एग्जिस्टेंस कम हो जाती है परसेंटेज, तो क्या होता है, इससे हमारा एटमॉस्फेयर जो होगा वो और ठंडा होने लगेगा और कूल होने लगेगा। जब और कूल होने लगेगा तो और वाटर वेपर कंडेंसेशन होने लगेगा और रेनफॉल होने लगेगी, और रेनफॉल होने लगेगी तो रेन वाटर बहुत ज्यादा बरसेगा। जब वाटर बहुत ज्यादा बरसेगा तो ये डिप्रेशंस में भर जाएगा। डिप्रेशन क्या, ओसीन, क्योंकि बहुत सारे डिप्रेशंस बने थे उस समय अर्थ में। अर्थ पूरी तरीके से पानी था ही नहीं। हम देख रहे थे, हमने शुरुआत इसी से की थी कि अर्थ में पानी नहीं था, बैरन था, कहीं कहीं बहुत ज्यादा गड्ढे थे। तो जहां पे बहुत ज्यादा डिप्रेशंस थे वहां पे पानी खूब बरसा और वहां ओसीन बन गए। द अर्थ ओसीन वर फॉर्म्ड विद इन द 15 मिलियन फॉर्मेशन फ्रॉम द अर्थ फॉर्मेशन। अर्थ के फॉर्मेशन से 15 मिलियन फॉर्म विद इन द 15 ईयर्स फ्रॉम द फॉर्मेशन अर्थ। जैसे जब अर्थ बना उसी के 500 मिलियन ईयर्स के विथ इन ही ये चीजें भी बनने लगी। दिस टेलस, ये हमें बताता है कि ओशियन आर एज ओल्ड एज 400 मिलियन ईयर्स। ठीक है, समटाइम अराउंड द 300 भी है, इनको आप देख लीजिएगा। हाउ एवर द अराउंड द 250 2500 टू 3000 मिलियन ईयर्स बिफोर द प्रेजेंट द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस गॉट इवॉल्व्ड। अब ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कब इवॉल्व हुआ। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इस पीरियड में इवॉल्व हुआ। ठीक है, एंड वॉज कन्फाइंड टू द ओशियन फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ये इनिशियली कन्फाइंड था कहाँ, फोटोसिंथेसिस, मतलब पेड़ों में उतना फोटोसिंथेसिस नहीं होता था जितना ओशियंस में हो रहा है। और वंस बिगिन टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ द ऑक्सीजन, और जैसे ही ओशियन ने क्या किया, कंट्रीब्यूशन किया ऑक्सीजन के थ्रू द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस, ओशियन ने भी क्या करना शुरू कर दिया, ऑक्सीजन दिया, और उससे इससे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। और इवेंचुअली द ओशियन वर सैचुरेटेड विद द ऑक्सीजन, ओशियन ऑक्सीजन से सैचुरेट हो गए और मिलियंस अगर हो तो ऑक्सीजन बिगेन टू फ्लड द एटमॉस्फेयर। यही ऑक्सीजन बाद में एटमॉस्फेयर में आने लगी। ठीक है, ओरिजिन ऑफ द लाइफ। अब लाइफ के ओरिजिन की बात हो रही कि भाई हमारी अर्थ बन गई, अर्थ में पानी आ गया, अर्थ में सारी चीजें हो गई, भाई लाइफ कैसे आई अर्थ पे, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो द लास्ट फेज ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, लास्ट फेज क्या था, जिसमें हमारा 3 स्टेज हमने देखा था। ठीक है, तो उसमें जो लास्ट स्टेज था उसी में क्या हुआ, अर्थ रिलेट टू द ओरिजिन, वहां पे ओरिजिन होने लगा, लाइफ आने लगी, जीवन बनने लगा, जीवन आने लगा। और डायरेक्टली हम ह्यूमन नहीं बन गए हैं। ठीक है, जो आज हमारे 2 हाथ पैर हैं, हम 2 पैरों से चल रहे हैं, ये डायरेक्टली नहीं हुआ है। बहुत जो इवोल्यूशन हुआ है, एक नेचर का जो एक लाइफ का इवोल्यूशन हुआ है,
वो इवोल्यूशन हुआ है एक बहुत ही छोटे से माइक्रोस्कोपिक लेवल के एक कह सकते हैं चीज से हुआ है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर से हुआ है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर से हुआ है, क्लोजली रिलेट टू द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ ब्लू एल्गाई। गूगल सर्च कर लीजिएगा ब्लू एल्गाई, आपको दिख जाएगा कि ब्लू एल्गाई जो होते हैं वहां से लाइफ का एग्जिस्टेंस हुआ है। ये बहुत जियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट के बाद पता चल रहा है, क्योंकि जो ये आपके ब्लू एल्गाई हैं इनका स्ट्रक्चर दिखता है ऑलमोस्ट 3000 मिलियन ईयर्स अगो। मतलब जब इस समय जब हमारा यहाँ पे चीजें हो रही थी तब सबसे पहले ब्लू एल्गाई जैसे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ही इन्हीं का ही इनकी लाइफ का ही एग्जिस्टेंस शुरुआत हुई थी, इनकी इनसे ही लाइफ की एग्जिस्टेंस शुरू हुई थी। तो इनसे चीजें हो रही है ना, ठीक है, इनसे शुरुआत हुई है, डायरेक्ट हम नहीं जम कर पाए। इट इज द अनडाउटली क्लियर दैट द इनिशियली और इवन द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ वाज नॉट कंड्यूसिव फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द लाइफ। बिल्कुल बैरन था, वाटर नहीं था, ऑक्सीजन नहीं थी, कैसे कंड्यूसिव होगी लाइफ के लिए। तो मॉडर्न साइंटिस्ट रिफर टू द ओरिजिन ऑफ द लाइफ अ काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन। मैं केवल केमिकल रिएक्शन नहीं कहूंगा, ये लोग कह रहे हैं, मैं इसको फिजिकल और बायोलॉजिकल रिएक्शंस की भी बात करूंगा, which first generated the complex organic molecules and assembled them। पहले क्या डेवलप हुआ, पहले डेवलप हुआ first generated the organic molecules and assembled them, organic molecules, and this assemblage was such that they could duplicate themselves, converting in inanimate matter to the living substances, living substance की तरफ उनको बढ़ा दिया, ठीक है। and the record of the life was existed on the planet in different period is found to rock, ठीक है, और fossil of the form, fossils के form मतलब रॉक, रॉक्स में जो हमें, जब रॉक्स में हमें इनके सिम्टम्स मिलते हैं, ठीक है, कि रॉक्स में ही तो आप एल्गाई और अलग तरीके से लाइफ का एग्जिस्टेंस देखोगे, बहुत छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक लेवल के चीजें आपको रॉक्स में दिख जाएंगी। जब आप उनका रिसर्च करोगे कितने साल पुराने हैं वो, तो आपको पता चलेगा ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर पुराने हैं। मतलब लाइफ का एग्जिस्टेंस ही यहीं से होता है। ये पूरी बात यहाँ पे यही कहे, इट कैन बी अज्यूम दैट द लाइफ बिगन टू इवॉल्व समटाइम 3800 million years ago, and the summary of the evolution of the life from the unicellular bacteria to the modern man is given in the geological time scale page 18। तो ये geological time scale में दिया गया कि कैसे एक यूनिसेलुलर जो मॉलिक्यूल होता है एल्गाई, ठीक है, उससे आज के मॉडर्न ह्यूमन बीइंग बने हैं, पूरा इवोल्यूशन दिया है, ठीक है। आपको ये याद रखना है, ये यहाँ से शुरुआत होता है, नीचे से इसको पढ़िएगा, ठीक है, इसको नीचे से पढ़िएगा तो आपको लग जाएगा कि कहाँ पे है, ठीक है, इसको नीचे से पढ़िएगा। 2 मिनट, इसको नीचे से पढ़िएगा। नीचे से क्या पढ़ना है, ओरिजिन ऑफ द स्टार्स, सुपरनोवा एंड बिग बैंग। पहले यही हुआ था ना, तो ये कब हुआ, ओरिजिन ऑफ द सन, ये मिलियंस ईयर्स अगो दिया गया है आपको, ठीक है। सन का कब हुआ, ये हुआ। सुपरनोवा बिग बैंग कब हुआ, तो ये इधर हुआ, ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। पहले ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स हुआ, फिर सन हुआ, ठीक है। तो ये हुआ था ऑलमोस्ट इतने मिलियंस ईयर्स अगो, और ये हुआ है ऑलमोस्ट इसके कई सालों बाद सन का ओरिजिन हुआ, ठीक। अब प्रोटोजोइक और ये हेड एंड ईयर है, तो इनका ये देख लीजिएगा, सॉफ्ट एंड बॉडी, और ये मतलब ये देख लीजिएगा, ठीक है, कि कहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, ये देख लीजिएगा। लास्ट में ये यहाँ पे आता है, ठीक है। मॉडर्न मैन आपको क्वाटरनरी पीरियड में मिलेगा, और इपोच था होलोसीन। मोस्टली ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक बार इनको देख लीजिएगा। मैं अभी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन डालूंगा, ठीक है, तब इनको आप रेफर कीजिएगा क्वेश्चंस के थ्रू, तो आपको पता भी चल जाएगा एग्जैक्टली कितना इंपॉर्टेंट इनमें से क्या क्या है, ठीक है। चलिए, थैंक यू, जय हिंद, और ट्राई कीजिएगा इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का, ठीक है। चलिए, जय हिंद। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में।